चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मणिपुर के वायरल वीडियो की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब तक इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। इस बीच पुलिस अधिकारी महिलाओं का बयान दर्ज कर रहे हैं और घटनास्थल के आसपास छापेमारी भी जारी है। बता दें कि सीएम बीरेन सिंह ने दोषियों को मौत की सजा दिलाने का संकल्प लिया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हो गई। इससे पहले कल विपक्ष द्वारा मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर हंगामा करने के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। वहीं आज भी दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ एक गलत नैरेटिव गढ़ने और संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन भी निचले सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। विपक्षी सांसदों ने आज मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर की घटना पर बयान दें और इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहें। इसके चलते लोकसभा 24 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लगभग 72,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक प्रयास है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द ही सुनवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में तलाश और बचाव अभियान आज सुबह से जारी है। एक दिन पहले यहां भारी भूस्खलन के कारण कई घर मलबे में दब गए थे, जिसमें अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर तटीय जिले की खालापुर तहसील में पहाड़ी ढलान पर स्थित एक आदिवासी गांव में हुआ। इस गांव के कुल 228 निवासियों में से करीब 16 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 93 के बारे में पता लगाया जा चुका है और वहीं 119 ग्रामीण अब भी लापता हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब एक और नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने यूपीएटीएस की पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने कभी भी अपनी पहचान सीमा हैदर नाम से सोशल मीडिया पर उजागर नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बताया कि वो जब भी पबजी गेम खेलती थी तो उसने अलग अलग नाम से अपनी आईडी बनाई हुई थी ताकि उसकी पहचान उजागर न हो सके। वो नाम था मरियम खान, क्योंकि सीमा ने दावा किया था कि उसे डर था कि पाकिस्तान में इस तरह से पहचान हो जाने के बाद उसके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी जांच एजेंसियां दूसरे नाम की आईडी को भी चेक कर रही हैं ताकि जांच आगे बढ़ सके। वहीं सीमा हैदर के खिलाफ अब तक जासूसी के सबूत नहीं मिलने की जानकारी यूपी पुलिस भले ही दे चुकी हो, लेकिन जांच का दायरा अभी भी सीमा और सचिन के इर्द गिर्द बना हुआ है। यूपीएटीएस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दिया गया है। वहीं यूपीएटीएस ने अपनी रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। एक शख्स सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से चाकू और असला बरामद हुआ है। युवक का नाम नूर आलम बताया जा रहा है। इस शख्स के पास से प्रतिबंधित पदार्थ के अलावा विभिन्न एजेंसियों के आईडी कार्ड भी मिले हैं। पुलिस एसटीएफ और विशेष शाखा स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसकी जांच और पूछताछ कर रही है। रावी नदी में बढ़ते पानी के कारण गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में जीरो लाइन पर पानी भर जाने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिख तीर्थ स्थल के लिए जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर को फिलहाल 3 दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने के लिए 94 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 25 श्रद्धालु
डेरा बाबा नानक पहुंचे थे, जिन्होंने दूरबीन से ही गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाकर उन्हें वापस भेज दिया गया। रावी नदी उफान पर आ गई है और इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक तटबंध को तोड़ दिया गया है। इस कारण पानी निचले इलाके में घुस गया, जहां से नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जीरो लाइन गुजरती है। दोनों देशों के अधिकारियों ने जोखिम लेने से इनकार कर दिया और नाल लेने का फैसला किया और तीर्थयात्रियों को 3 दिनों के लिए मार्ग निलंबित करने से पहले यात्री टर्मिनल पर इंतजार करने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पेंशन का ऐलान 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि इस पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 40 से 60 साल तक के लगभग 71,000 कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2,750 रुपए पेंशन दी जानी है। 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी। वहीं सरकारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि यह पेंशन लगने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूलेगी। यह योजना गत 1 जुलाई से लागू की गई है। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि संसद में भारत सरकार ने माना है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के समय में बेरोजगारी की दर 3 गुना बढ़ी है। उनका कहना है कि राज्यसभा में उनके सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% है। इस जवाब के बाद दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया कि साल 2013-14 में राज्य में बेरोजगारी दर 2.9% थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और वहीं भाजपा सरकार में साल 2021-22 में बेरोजगारी दर 9% पर पहुंच गई। संसद में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा दिए गए जवाब की प्रति जारी करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड और केरल के बाद हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर फैसला लेना कोर्ट का काम नहीं है। यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकार ही फैसला ले सकती है। आप सरकार के पास जाएं, हर सवाल का जवाब कोर्ट के पास नहीं होता। बता दें कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लंबे समय से मांग चल रही है और इसे लेकर राजस्थानी भाषा मान्यता समिति ने कई बार प्रदर्शन भी किया। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अब एक बार फिर भाषा को सूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के खिलाफ दायर रेसलर अंतिम पंगाल और सुजीत कलकल की याचिका पर आज शुक्रवार को फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और कल यानी 22 जुलाई को अपने फैसले का ऐलान करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर WFI से जवाब मांगा। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने एशियन गेम्स में सीधे नाम भेजकर पहलवानों की एकता को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने बिना ट्रायल कभी नहीं खेला और न ही इसका वे समर्थन करती हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार की इस मंशा से विचलित हैं। उन्होंने ट्रायल्स की डेट आगे बढ़वाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने झोली में बदनामी डाल दी है। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं और उनके खिलाफ इसी वर्ग की अंतिम पंगाल ने याचिका दायर की। बजरंग 65 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं और उनके खिलाफ इसी कैटेगरी के संजीत कलकल ने याचिका दायर करवाई। हैजा, पेचिश और दस्त जैसे जल जनित रोगों के बढ़ते जोखिम के प्रति आगाह करते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए परामर्श जारी किया है, जिसमें अन्य उपायों के साथ साथ घर में पका ताजा भोजन खाने की ही सलाह दी गई है। और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के इस परामर्श में मानसून के मौसम में किए जाने और नहीं किए जाने वाले कामों के बारे में बताया गया है। जल जनित बीमारियां दूषित पानी, बर्फ या भोजन के कारण होती हैं। परामर्श में लोगों से घर में पका भोजन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने और शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए ORS घोल के दिल्ली के कुछ भागों में आई बाढ़ को देखते हुए पहले भी लोगों को जल जनित और मच्छर जनित रोगों से सावधान रहने की सलाह दी थी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।